हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा टेक्निकल क्लासेस में, जहाँ पर हम ग्रेजुएशन के लिए पढ़ते हैं बीएससी। और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स की बुक थर्मोनल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, जहाँ पर हमारी बुक स्टार्ट हो रही है थर्मोनल फिजिक्स। और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं बुक फर्स्ट का यूनिट बुक फर्स्ट की यूनिट नंबर फर्स्ट, और जहाँ पर हमारा फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसका सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं गैस लॉ। पिछली यूनिट में हमने इसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था। जिन स्टूडेंट ने अभी तक फर्स्ट लेक्चर अपने अभी तक नहीं देखा है, वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तभी आपके समझ में सेकंड लेक्चर आएगा। और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं गैस लॉ, जहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है कि किसी दिए गए ताप पर गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है किसके, पी के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी प्रोपोर्शनल 1/p, जहाँ पर पीवी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। देन इसका सेकंड पढ़ेंगे हम चार्लेस लॉ। चार्लेस लॉ क्या कहता है कि किसी दिए गए दाब पर गैस का आयतन गैस के ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम को चार्लेस नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट पॉइंट में आपका ताप था और सेकंड पॉइंट में आपका दाब है, जहाँ पर v प्रपोर्शन किसके होगा, t के, यानी v/t क्या रहेगा आपका यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। और इसका थर्ड पॉइंट है आपका चार्लेस लॉ ऑफ प्रेशर्स, यानी इसकी डेफिनेशन है एक छोटी सी कि गैस के दिए गए आयतन पर गैस का दाब गैस के ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यह चार्लेस का दाब का नियम कहलाता है, जहाँ पर p प्रपोर्शन किसके रहेगा, t के, यानी p/t क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। यहाँ पर हम इसका 4 पॉइंट पढ़ेंगे अवोगाद्रो लॉ, यानी अवोगाद्रो का नियम। इसमें क्या है आपकी डेफिनेशन, समान ताप व दाब पर समान आयतनों की सभी गैसों के अणुओं की संख्या समान रहती है। यह अवोगाद्रो का लॉ कहलाता है। इसमें आपका आगे पढ़ेंगे कि माना दो गैसें जिनके आयतन समान होते हैं समान दाब व समान ताप पर, यानी m1 इसमें क्या रहे, इसका फॉर्मूला है कि pv बराबर 1/3 m1 n1 v1 का स्क्वायर। यानी इसमें आपका क्या रहेगा, p क्या रहेगा आपका समान दाब रहेगा, और t क्या रहेगा आपका ताप रहेगा, और v क्या रहेगा आपका आयतन रहेगा, और n1 व n2 क्या रहेगी आपके अणुओं की संख्या रहेगी, और m1 व m2 क्या रहेगी आपकी, ये अणु का द्रव्यमान रहेगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि जहाँ v1 व v2 पहली व दूसरी गैसों के अणुओं की RMS चालें है, यानी VRMS चालें है। फिर हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे इसको। जैसे हमने ये इक्वेशन मानी PV1 बराबर 1/3 m1 n1 v1 का स्क्वायर, और सेकंड इसकी इक्वेशन हम मान लेंगे कि PV2 बराबर कितना होगा 1/3 m2 n2 v2 का स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने एक दूसरे से भाग कर दिया इसको। फिर हमारे पास क्या बचेगा, m1 व हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख लिया। तो इक्वल रखने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त हुआ कि हमारा p से तो p कैंसिल हो जाएगा, और 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, m1 व n1 v1 का स्क्वायर, और बराबर हमारे पास क्या बचेगा m2 n2 v2 का स्क्वायर। ये हमने मान ली इक्वेशन थर्ड, जहाँ पर क्या होगा, क्योंकि दोनों गैसों का ताप समान है तब प्रत्येक गैस के लिए तब प्रत्येक गैस के लिए क्या होगा कि 1/2 m1 v1 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, 1/2 m2 v2 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमने इक्वेशन मान लिया आपकी फोर्थ, जहाँ पर क्या रहेगी, इसकी औसत गतिज ऊर्जा इसकी समान रहेगी। हमने इक्वेशन अभी 3 करी थी आपके पीछे, वहाँ पर हम उस इक्वेशन को 1/2 से गुणा करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास हमने उसमें से जो 1/n जो हमारे पास जो इक्वेशन थर्ड थी वो हमारे क्या थी, m1 n1 v1 का स्क्वायर, और बराबर कितनी थी उसकी m2 n2 v2 स्क्वायर के। हमने इसमें से क्या किया, 1/2 से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमने जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो हमने n में से दोनों तरफ से हमने कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, और 1/2 m1 v1 का n2 बाहर ले लिया हमने। इसमें से क्या बचेगा हमारे पास, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। अब ये इसका देखो ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा आपका n1 बराबर n2 बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका अवोगाद्रो लॉ प्रूफ हो जाएगा।
देन इसका 5th पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, ग्राहम का विसरण नियम। इसमें हम पढ़ेंगे कि इस नियम के अनुसार विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि दो गैसें A व B एक दूसरे से विस्तृत हो तथा उनके घनत्व ρ1 व ρ2 हो, और तब उनकी चालें कितनी होगी, V1 व V2 होगी, यानी V वेक्टर व V2 वेक्टर होगी। तो दोनों के वर्ग माध्य मूल वेग कितना होगा, दोनों के, ये तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, P1 बराबर कितना होगा, 1/3 ρ1 V1 का स्क्वायर। आपका रो आपका क्या रहेगा, रो आपका रहेगा V1/V2। इसकी हम सेकंड मान लेंगे कि आप इसको P2 बराबर कितना होगा, P2 का बराबर होगा 1/3 ρ2 V बार स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इसमें क्या होगा, आपका विसरण की अवस्था में दोनों गैसों का दाब समान होता है, अतः P1 बराबर P2। यदि हम इसका दाब समान ले तो हमारा क्या बन जाएगा, P1 बराबर P2 हो जाएगा। तो अगर यदि हमारा P1 बराबर P2 हो जाएगा तो हमारा रोवन सॉरी घन सॉरी ρ1 V1 का V बार का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ρ1 V बार का स्क्वायर 2 हो जाएगा आपका। तो हमने इसको ऐसे डिवाइड कर लिया, जो आपका रो है ये हम इधर ले आए, V बार का स्क्वायर इधर ले आए, इनका होल स्क्वायर बन गया। ρ1 आपका ρ1/ρ2 यहाँ पर आ गया। फिर हमने इसका स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट लगा दिया। फिर क्या लिखेंगे हम, यदि R1 व R2 A व B के विसरण की दर हो, मतलब हमने मान लिया कि अगर ρ1 व ρ2 आपके विसरण की दर हो, हमने ρ1 व ρ2 को आपको क्या मान लिया, हमने इसको R मान लिया, R लेट कर लिया। तो क्या लिख देंगे हम कि R1/R2 बराबर किसके होगा, V1 बार अपॉन V2 बार। R1/R2 किसके इक्वल होगा आपका, R1/R2 किसके इक्वल होगा, ρ1/ρ2 के। तो R प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1/√ρ के। ये क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये आपका प्रूफ हो गया डाल्टन का ग्राम का विसरण का नियम। ओके स्टूडेंट, अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि डाल्टन के आंशिक दाब का नियम पढ़ेंगे हम इसमें। ये भी बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, बस इसका थोड़ा सा अपोजिट है। जैसे हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार सभी मिश्रित गैसों द्वारा लगाया गया कुल दाब गैसों के अलग अलग आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यानी जो इसके गैसों के अलग अलग जो आंशिक दाब है उस किसके योग के बराबर होगा, वो इसके कुल दाब के योग के बराबर होगा। जैसे कि इसमें N1 व N2 किसके योग क्या क्या होगा, इसमें N1 और N2 की होगा अलग अलग गैसों के अणुओं की संख्या, और M1 व M2 क्या होंगे, इसके द्रव्यमान होंगे, और V1 व V2 क्या होगी, इसकी वर्ग माध्य मूल चाल, और P1 व P2 क्या होगा, इसका आंशिक दाब होगा। अणुगति सिद्धांत के आधार पर हम इसे कह सकते हैं कि अणुगति सिद्धांत को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं KTG। ये आपका कई बार आगे आएगा, आपको ध्यान रखना है। तो P1 बराबर क्या होगा, P आपका फॉर्मूला कई बार पीछे भी आ चुका है कि P1 बराबर कितना होगा, 1/3 N1 M1 V1 V बार का स्क्वायर, और सेकेंड इसका P2 कितना रहेगा, वो ये भी इतना ही रहेगा, यानी 1/3 N2 M2 V और V बार स्क्वायर 2। और Pn ऐसे ही है, कहाँ तक लाई करेगा आपका, Pn बराबर कहाँ तक करेगा, 1/3 NN MN V बार का स्क्वायर N। तो अगर हम इसका टोटल करें, यानी इसका आंशिक दाब से इसका पूरा वो निकाले आंशिक दाब, तो P कितना रहेगा, P आपका रहेगा P1 बराबर P2 प्लस P3, डॉट कहाँ तक लाई करेगा आपका, Pn तक करेगा। तो यही इसका फॉर्मूला है कि P1 बराबर, हमने इन्हें सबको ऐड कर लिया, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट Pn, इसके क्या रहेगा, यानी P1 किसके इक्वल था, 1/3 M1 V और V बार स्क्वायर प्लस 1/3, हमने इसको सबको ऐड कर लिया। सबको ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आया, हमने 1/3 कॉमन बाहर, हमने 1/3 V इसमें से बाहर ले लिया कॉमन, तो हमारे पास कितना बचेगा अंदर, M1 N1 V1 बार का स्क्वायर प्लस M2 N2 V बार स्क्वायर। फिर इसमें हम लिखेंगे कि यदि सभी मिश्रित गैसें एक ही ताप पर हो तब क्या होगा, इसमें 1/2 होगा, 1/2 यानी सभी हम इसकी मतलब मिश्रित गैसें कर ले ताप पर हो तो तब इसका यही सब इक्वल हो जाएंगे आपकी, यानी 1/2 M1 V1
बार का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v बार का स्क्वायर प्लस 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा 3/2 kbt। फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका m1v1 बार का स्क्वायर बराबर m2v2 बार का स्क्वायर बराबर कहाँ तक लाई करेगा ये आपका -3 kbt। फिर तब हम इसका अगर ये हमारा पूरा आंशिक दाब भी तो निकल रहा था, यानी P1 प्लस P2 बराबर कितना होगा 1/3v इंटू 3 kbt। और इसमें से हम जो ये है इसका n, ये n क्या रहेगा आपका, ये मतलब जो n है ये कुल अणुओं की संख्या रहेगी आपकी, जो कहाँ तक लाई करेगी आपकी n तक। यानी अब जो हम इसे करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 1/3 जो v है इंटू 3 kbt है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा v kbt n। यही देखो आपका यहाँ पे बच गया v kbt n। अब जो ये आपका ये है ना n1 प्लस n2 प्लस nn, ये जो है ये पूरा n ही तो है, तो हमने इसे पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया n। फिर ये क्या बन जाएगा आपको 1/3v n1 प्लस m2 कहाँ तक लाई करेगा आपका 1 mv बार का स्क्वायर। ये पूरा क्या निकला आपका आंशिक दाब निकला, यानी p1 प्लस p2 बराबर कितना निकला 1/3v mn v बार का स्क्वायर बराबर कितने हो जाएगा ये 1/3 mv v बार का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए mn, यानी mn क्या होगा आपका जो ये है आपका 1/3 mv/v बार का स्क्वायर, ये आपका पूरा क्या निकल कर आ जाएगा p, क्योंकि हम इसका सारा आंशिक दाब तो निकाल लेते हैं, यानी p बराबर क्या निकाल लेते p1 प्लस p2 प्लस 3p3 डॉट डॉट pn, लिखना तो हमारा p है, तो इसलिए हमारा ये क्या निकला। चाहे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं खाली p, या फिर इसको हम पूरे तरीके से लिखे तो p बराबर कितना निकलेगा आपका p1 प्लस p2 प्लस p3, यानी अगर हम निकाले p1 तब भी हमारा यही निकलेगा, यदि हम p2 निकाले तब भी हमारा ये निकलेगा, और यदि हम p3 निकाले तो तब भी हमारा p3 यही निकलेगा। यानी पूरा हमारा जैसे ये हमने निकाला पूरा p1 प्लस p2, यानी पूरा आंशिक दाब निकाला, यानी p बराबर ये निकाला हमने पूरा, तो ये हमारा निकल गया पूरा आंशिक दाब, और ये आपका प्रूफ हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें अणुगति सिद्धांत के आधार पर ताप की व्याख्या। यदि हम ताप की व्याख्या करें तो मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा कि मैक्सवेल के अनुसार किसी आदर्श गैस के अणु की औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा गैस के ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। तब केटीजी के अनुसार यानी अणुगति सिद्धांत के आधार पर कितना होगा p बराबर 1/3 रो वी बार का स्क्वायर। देखिए ये आपको याद हमेशा रखना है, क्योंकि पूरी बुक में इस पूरी थर्मोनल फिजिक्स में आपका यही फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, और इसी फॉर्मूले पर बेस आपकी सभी इक्वेशंस होंगी, सभी क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। और ये होगा, अब हमने इसे v से इसकी मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा हमारा पी वी बराबर 1/3 रो वी और v बार का स्क्वायर। फिर हमने इसमें 1/3 बाहर ले लिया, और हमारे पास क्या बच जाएगा एम वी बार का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि रो बराबर क्या होता है हमारा m/v। ये देखो मैंने साइड में नोट किया हुआ है कि n बराबर क्या होता है स्मॉल n कैपिटल एन ए, और n बराबर क्या होता है n/ कैपिटल एन ए, और रो बराबर क्या होता है आपका m/v, और के बी बराबर क्या होता है r/n a, और के बी एन ए बराबर क्या होता है आपका r। ये आप साइड में नोट कर सकते हैं, ये आपको लर्न करने में इजी होगा। अब इसका हम पढ़ेंगे कि पी वी बराबर कितना होगा आपका 1/3 mv/v बार का स्क्वायर। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने यहाँ से लिया है कि रो बराबर हमारा क्या होगा m/v। अब हम यहाँ से देखेंगे कि पी वी बराबर 2/3 m1/2 mv बार का स्क्वायर, हमने इसकी वो कर दी अंदर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा क्या बचेगा पी वी बराबर कितना बचेगा 2/3 ई। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया ई। इसके बाद हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि E बराबर कितना होता है 3/2 nRT। तब हम क्या लेंगे इसमें E बराबर कितना हो जाएगा 3/2 n कैपिटल N/NA बराबर RT। अभी मैंने पीछे बताया कि nRT जो आपने अभी साइड में वो देखे होंगे कि वहाँ से लिया गया है कि R/NA, सॉरी n/NA। फिर हमने इसको सॉल्व किया, क्या आ जाएगा हमारे पास E बराबर कितना आ जाएगा 3/2 n कैपिटल N हमने बाहर ले लिया, अपॉन क्या बचा R/NA और T, हर चीज की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो E बराबर हमारा कितना रह जाएगा 3/2 n kBT। ये हमारा प्रूफ हो गया। E प्रोपोर्शनल किसके हो गया आपका T के। अब इसमें हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वर्ग माध्य मूल चाल, औसत चाल, अधिकतम संभाव्य चाल। वर्ग माध्य मूल चाल यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं VRMS। इसमें हम पढ़ेंगे कि यदि V1 व V2 यानी अगर हम ले
इसमें वर्ग माध्य मूल चाल आपकी कितनी रहेगी, v रहेगी, यानी v1 v2 v3 vn। अणुओं की चाल है तो अणुओं के वर्ग माध्य मूल चाल को किस प्रकार लिखा जा सकता है, इस प्रकार लिखा जा सकता है कि v बार स्क्वायर बराबर कितना होगा, v1 स्क्वायर v2 के स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर अपॉन n। तब इसमें वर्ग माध्य मूल चाल आपकी किस पर लाई करेगी, अणुओं के वर्ग आधार मूल चाल है जो इस प्रकार होगी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि VRMS बराबर क्या होगा, अंडर रूट v बार स्क्वायर के, यानी जो इसका स्क्वायर है ये इधर अंडर रूट में चला जाएगा, ये पूरा कितना बन जाएगा, v बार स्क्वायर बन जाएगा। तब KTG के अनुसार यानी अनुगति सिद्धांत के अनुसार, मैंने अभी पीछे बताया कि KTG क्या है, और अनुगति सिद्धांत के आधार पर हम इसे प्रूफ कर सकते हैं कि P बराबर कितना हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका पीछे अभी आया था, तो तब आपका हुआ P बराबर कितना होगा, 1/3 mn अपॉन v बार का स्क्वायर। P बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 रो v बार का स्क्वायर प्लस v बार स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, v हमने इधर ले आए और p हमारा इधर चला गया गुणा में, और 3 इसके मल्टीप्लाई में चला गया, अपॉन 3 रह गया आपका। कितना बच जाएगा, 3p बच जाएगा आपका। ये आपका बच जाएगा VRMS कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3p अपॉन रो। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। तब आदर्श गैस समीकरण के लिए आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है आदर्श गैस समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, PV बराबर nRT, और जहाँ पर nRT आपका क्या रहेगा, PV बराबर nRT यानी Vm अपॉन रो। आपको पता है कि V बराबर कितना होता है, V बराबर होता है रो बराबर कितना होता है, m अपॉन v। और आप इसे देख सकते हैं कि P बराबर कितना V बराबर कितना हो जाएगा, m अपॉन रो, यानी PM अपॉन रो बराबर कितना हो जाएगा, NKBT। NKBT कहाँ से आया आपका, जो ये R है, R किसके इक्वल होता है, NKBT के, इसलिए हमने लिख दिया कैपिटल NKBT। ठीक है, फिर हमारा इससे आगे आ जाएगा PM अपॉन कितना हो जाएगा, PM अपॉन P बराबर NKBT, और P अपॉन रो बराबर किसके हो जाएगा, NKBT अपॉन M के। फिर हमें इक्वेशन जो हमारा यहाँ मान आया, हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो हमारी कितनी आ जाएगी VRMS, यानी रूट मीन स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, अंडर रूट 3p अपॉन रो के। ये हमें इक्वेशन जो फर्स्ट मानी थी वो है ये। फिर हमें इसकी VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर इसका कितना निकल के आ रहा है आपका, रूट 3 NKBT अपॉन M, यानी जो इसका P का मान है वो कितना था हमारा, NKBT अपॉन M। और ये हमने जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमने इसमें प्रूफ करके दिखा दिया। ये आपका क्या प्रूफ हो गया, आदर्श गैस समीकरण के लिए भी आपका रूट मीन स्क्वायर प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल स्पीड यानी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अणुओं के चाल या वेग का वितरण। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें अणुओं की जो चाल है वो नियत नहीं रहती, लेकिन जो गैस में अणुओं की चाल है वो नियत नहीं रहती, बल्कि अणु की जो चाल है वो उसका वितरण होता है। अर्थात जब हम पढ़ेंगे गैस के अणु की चाल नियत नहीं रहती, लेकिन अणु की चाल का वितरण होता है, अर्थात अणु की चाल एक निश्चित सीमा के भीतर रहती है। अब यदि अणु की चाल ज्ञात करनी होती है तो हमें एक PDF यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की आवश्यकता होती है। इसे शॉर्ट फॉर्म में PDF को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसे मॉलिक्यूल स्पीड और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यदि गैस के n अणुओं में से dn अणुओं की चाल की सीमा v से, यानी v को हम किससे डिनोट करेंगे, v प्लस dv के माध्य हो, तब अणु की चाल की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता किस प्रकार होगी, dn अपॉन n बराबर फंक्शन कितना आ जाएगा आपका v और dv, यानी इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, dv के। इसे कहते हैं, इसे मैक्सवेल का वोल्टेज मैन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये आपका मैक्सवेल का वोल्टेज मैन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी पूछा जा चुका है, और पूछ भी लेते हैं कई बार पेपर में कि मैक्सवेल का वोल्टेज मैन डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात कीजिए, या मैक्सवेल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी आ सकता है ये। तो इसलिए इसे मैक्सवेल का वोल्टेज मैन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। यानी इसका फंक्शन इसका हम कितना लेंगे, फंक्शन इसका FV बराबर कितना लेंगे, 4πm अपॉन 2π KBT की पावर 3/2 v स्क्वायर e की पावर -mv स्क्वायर 2kBT, जहाँ पर आपका v जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, और m क्या रहेगा आपका, m इसमें रहेगा प्रत्येक अणुओं का द्रव्यमान, और ताप इसका कितना रहेगा, T रहेगा। जैसे कि हम एक डायग्राम लेते हैं, डायग्राम में हम बता सकते हैं कि जो ये ग्राफ है ये आपका सिमेट्रिक है या नहीं है, या क्या क्या इसमें इसका फंक्शन जो है ये FV, इससे
किस प्रकार रिलेटेड है, तो हम इसमें बता सकते हैं कि ग्राफ दोनों ओर सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक कब होता है ग्राफ? सिमेट्रिक ग्राफ तब होता है जब ये जो नोक आती है ये ऊपर से, ये हमारा सिमेट्रिक तब होता है जब ये बिल्कुल बीच में लाई करे, यानी इसका जो मिड पॉइंट है ये बीच में बिल्कुल लाई करे। क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये नॉन सिमेट्रिक है। ना तो ये सिमेट्रिक है, ये पूरे जो ग्राफ है आपका ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इसमें सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा? V1 तथा V2 के बीच के क्षेत्रफल यानी A1 को किस प्रकार हम लिख सकते हैं? यानी जो उसका V1 और V2 है, यानी ये इतना तो आपका होगा V1 और ये इतना आपका होगा V2 और ये इनका बीच का होगा क्षेत्रफल। इसे क्षेत्रफल को हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे? इसे क्षेत्रफल को हमको A से डिनोट करेंगे, A1 से। और A1 कितना रहेगा आपका? A1 आपका लाइक करेगा कि इंटीग्रेशन फंक्शन v dv, यानी जो इसकी लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? वो इसकी लिमिट लाई करेगी v1 से v2 तक। तो अब a1 इसका क्या प्रदर्शित करता है? यह प्रदर्शित करता है कि गैस के अणुओं की a1 भाग की चालों की प्रोबेबिलिटी कहाँ तक होगी? v1 से v2 तक के माध्य होगी। और हम कह सकते हैं कि जो ये ग्राफ है आपका, यानी इसका जो क्षेत्रफल है a1, वो उसका जो इंटीग्रेशन आया है v1 से v2, ये इसकी होगी लिमिट। अपर लिमिट इसकी कितनी होगी? v2 और लोअर लिमिट इसकी कितनी होगी? v1 होगी। और फंक्शन आपका fv कितना रहेगा? fv रहेगा। और किसके रिस्पेक्ट में होगा? v के। तो ये आपका फंक्शन जो यहाँ पर था वही आपका फंक्शन यहाँ पर लाई करेगा आगे। इसका कुल क्षेत्रफल यानी टोटल एरिया अगर हम निकाले तो A1 बराबर कितना होगा? 0 टू इन्फिनिटी एफ वी डी वी। तो 0 से इन्फिनिटी 4 पाई m अपॉन 2 पाई के बी टी की होल पावर 3/2 v2 स्क्वायर e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी डी वी। अब हमने जो ये 4 पाई m2 के बी टी की होल पावर 3/2 ये की पावर 3/2 ये हमने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन आपका लिया 0 टू इन्फिनिटी v स्क्वायर e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर 2 के बी टी डी वी। ये इसका फॉर्मूला है कि 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला ये है, ये आपने 12th में पढ़ा है, मैथ्स में कई बार आया हुआ है, इंटीग्रेशन में कई बार आया हुआ है, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा कि गामा n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 इंटू ए की पावर n प्लस 1 अपॉन 2। गामा n कितना होगा आपका? गामा n होगा n माइनस 1 गामा n माइनस 1। और n माइनस 1 को आप 1 अपॉन 2 गामा कितना होगा? गामा पाई। तो ये आपका अगर हम n बराबर 2 ले और a बराबर कितना ले? m 2 के बी टी ले, तो आपका ये क्या बन जाएगा कि a बराबर कितना आ जाएगा? 4 पाई m अपॉन 2 पाई के बी टी की होल पावर 3/2 इंटू गामा 3/2 अपॉन 2 m 2 के बी टी की होल पावर 3/2। यानी हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी आपकी। तो a बराबर आपका यानी क्षेत्रफल कितना निकल कर जाएगा? a आपका क्षेत्रफल निकल कर जाएगा a बराबर 1। यानी a बराबर 1 का क्या मतलब है कि इसका अर्थ है कि कर्व से घिरे क्षेत्रफल का मान 1 होगा, अर्थात कुल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसकी 1 होगी। इसी के अनुसार हम कह सकते हैं कि इसके अनुसार गैस के अणुओं के बहुत छोटे से भाग की चालें बहुत कम और बहुत अधिक है। इसका सेकंड पॉइंट आपका क्या आ जाएगा? अधिकतम अणुओं की चाल एक विशेष मान के लगभग होती है, जिसे हम मोस्ट प्रोबेबल यानी अधिकतम संभाव्य की चाल भी कहते हैं। यदि हम इसकी एवरेज स्पीड देखें यानी वी बार देखें तो इसकी औसत चाल कितनी आ जाएगी आपकी? इसकी सेम वही फॉर्मूला हम इसमें फिर पुट करेंगे कि एफ वी बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई m 2 पाई के बी टी की होल पावर 3/2 वी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस m अपॉन 2 के बी टी वी स्क्वायर। तो वी बार इसका कितना आ जाएगा? 0 से इन्फिनिटी तक लाई करेगा। और वी एफ वी डी वी, यानी इसका जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा? इस बार हम इसमें यदि हम इसकी औसत चाल ले तो इसमें जो आपका v है ये हम हमने पहले इसका फंक्शन किया था, यानी यहाँ पे किया था, यहाँ पर हमने v तो नहीं लिया था, हमने खाली फंक्शन लिया था। लेकिन इस बार जो हम इसकी औसत चाल ले रहे हैं यहाँ पर हम v लेंगे, यानी इसकी औसत चाल लेंगे v बार इसका कितना हो जाएगा? 4 पाई m 2 पाई के बी टी की होल पावर 3/2। इसकी इंटीग्रेशन हमने कर दिया कि 0 टू इन्फिनिटी v क्यूब e की पावर माइनस m 2 के बी टी की होल 2 के बी टी वी स्क्वायर डी वी। यानी इसका फॉर्मूला क्या है? 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला कितना होगा कि गामा एन प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 ए की पावर एन प्लस 3 अपॉन 2। अब इसको हम
अगर हम पुट करें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो हमारा कितना मान आ जाएगा, वी बार कितना आ जाएगा आपका 4 पाई एम 2 पाई के बी टी की होल पावर 3/2 गामा 3+1/2 अपॉन गामा 3+1/2 अपॉन 2 के बी टी की होल पावर 3+1/2। इसको सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा 2 पाई एम 2 के बी टी की होल पावर 3/2 गामा 2 अपॉन कितना आ जाएगा एम 2 के बी टी की होल पावर 2 आ जाएगा। वी बार कितना आ जाएगा आपका यहाँ से पाई अपॉन 3/2 एम 2 के बी टी की होल पावर 3/2 इंटू हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, किस में करी एम 2 के बी टी की होल पावर -2, यानी अगर हम 3/2 और -2 को अगर हम अब देखिए इनका बेस सेम है तो इनकी पावर्स कितनी हो जाएगी, ऐड या माइनस जो भी होगा, यानी 3/2 अगर हम -2 करें तो हमारी कितनी आ जाएगी इसकी पावर 1/2, यानी माइनस के 1/2। ये हमने सेम जो का तो हमने नीचे उतार देगी 2/पाई की पावर 1/2 एम 2 के बी टी की होल पावर कितनी आ जाएगी माइनस के 1/2, और जो 2 है ये आपका ये सेम जो का तो रहेगा, ये आपका अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, जो आपका 1/2 है माइनस का, ये अपॉन अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका 2 के बी टी अपॉन एम। आपका v कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पे v बार कितना आ जाएगा 8 के बी टी अपॉन पाई एम। ये 8 के बी टी अपॉन पाई एम कहाँ से है, ये इसका फॉर्मूला है 3RT, यानी 3 के बी टी अपॉन एम। एम क्या होगा आपका MNA, और ये पूरा क्या होगा आपका m, इसलिए वी आर एम एस आपका कितना आ जाएगा, यानी वी बार इसका आपका कितना आ जाएगा 8 m के बी टी अपॉन पाई एम। ये आपका प्रूफ हो गया। और देन इसका सेकंड पॉइंट आपका क्या लेंगे, मास प्रोबेबल स्पीड, यानी अधिकतम संभाव्य चाल। मैक्सवेल के नियम के अनुसार अगर हम एफ वी ले, एफ वी हमारा फिर सेम हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के बी टी की होल पावर 3/2 वी स्क्वायर ई की पावर माइनस एम 2 के बी टी। अगर हम इसका एफ डैश ले तो हमारा एफ डैश कितना आ जाएगा, एफ डैश वी बराबर कितना आ जाएगा 4 पाई एम 2 के बी टी सेम जो का तो रहेगा 3/2 इसकी होल पावर 3/2 सेम वही रहेगी, बस हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा कि 2 पाई ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एम 2 के बी टी वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ई की पावर माइनस एम 2 के बी टी वी स्क्वायर रहेगी, जहाँ पर हम पुट करेंगे कि एफ डैश वी बराबर अगर यदि हम 0 ले फिर क्या होगा कि हमारा 2v ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी माइनस एम वी क्यूब अपॉन के बी टी ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी बराबर 0 आ जाएगा, जहाँ पर हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी की होल -2 एम वी स्क्वायर अपॉन के बी टी बराबर कहाँ पे प्रूफ हो जाएगा हमारा 0। यदि 3 संभाव्य है यानी v बराबर वी पी यदि हम रखें तो हमारे पास 3 इसके केस आ जाएंगे, यानी हमारे पास 3 केस कौन कौन से आ जाएंगे, वी पी बराबर 0, एक आ जाएगा हमारे पास ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी बराबर 0, देन हमारा थर्ड को इसका पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस एम वी पी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी के बी टी बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस इसका क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल, यानी वी पी बराबर 0 आप नहीं रख सकते ये, क्योंकि ये नॉट पॉसिबल केस है, इसमें हमारा नॉट पॉसिबल केस बन रहा है। और ई की पावर माइनस एम वी पी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी इसमें भी हमारा नॉट पॉसिबल केस बन रहा है, और ई 2 माइनस एम पी वी स्क्वायर अपॉन के बी टी बराबर 0, यानी वी पी बराबर कितना हो जाएगा √2 के बी टी अपॉन एम, यानी इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किस प्रकार होगी, इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसकी होगी वी पी √2 के बी टी अपॉन एम इसकी स्पीड होगी, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसकी कितनी होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसकी स्पीड होगी वी पी √2 के बी टी अपॉन एम। अब हम इसका आगे पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ साउंड स्पीड फ्रॉम प्रेशर एंड डेंसिटी, यानी ध्वनि की चाल व दाब का घनत्व पर अभी अनिर्भरता, यानी ध्वनि की गैसों की चाल यदि हम पढ़े तो v का फॉर्मूला क्या होगा आपका, v का फॉर्मूला होगा √ गामा p अपॉन रो। ये हमने क्वेश्चन फर्स्ट मानी, इसमें p आपका क्या रहेगा, p आपका दाब रहेगा और रो आपका क्या रहेगा, इसमें आपका डेंसिटी यानी घनत्व। यदि हम इसके अणुगति सिद्धांत के आधार पर हम इसे देखें तो P, ये हमने पीछे भी फॉर्मूला मैंने आपसे कई बार कहा कि ये फॉर्मूला आपका कई बार यूज होगा, P बराबर कितना रहेगा 1/3 रो V बार का स्क्वायर, और यदि हम जब हम इसको सॉल्व करेंगे P रो इसके अपॉन में आ जाएगा तो 1/3 V बार का स्क्वायर बचेगा आपके पास। अगर हम इसकी चाल लें
यानी पी अपॉन रो बराबर किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 v² के। और यह मान का किस में रखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि हमारे पास पी का और वी का मान आ चुका है। क्या रखेंगे हम v बराबर √γ/3 यानी v बार का स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर आपका कितना वी स्क्वायर आपका कितना जगह जब हम यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो स्क्वायर चढ़कर यहाँ कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर γ/3 वी बार का स्क्वायर हो जाएगा। वी स्क्वायर अपॉन वी बार का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा γ/3। ये आपका प्रूफ हो गया। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस यानी सीपी और सीवी में संबंध। इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन है दो, ये कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस हो उसमें पूछी जा सकती है कि जैसे नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा बताइए। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा यानी सीपी की डेफिनेशन क्या होगी आपकी कि इसमें हम पढ़ सकते हैं कि इसके आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा यानी सीवी कहते हैं। यानी अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए गैस के एकांक द्रव्यमान को, अगर यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए तो ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा यानी सीवी कहते हैं। इसकी सेकंड पॉइंट क्या है आपका नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा यानी सीवी, सॉरी ये यहाँ पे सीपी है सीपी, और इसका ये जो है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा यानी सीवी। सीवी कितना रहेगा कि निश्चित दाब पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा यानी सीपी कहते हैं। इसमें भी सेम यही प्रोसेस है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए यदि ऊष्मा की मात्रा को नियत आयतन पर रखें तो गैस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी सीपी, यानी सीपी कहलाता है। यदि सीपी व सीवी में संबंध क्या होगा आपका सीपी, ये भी पूछ लेता है कि सीपी और सीवी में संबंध, तो आपको डायरेक्टली ये बताना है कि सीपी माइनस सीवी बराबर आर, जहाँ पर आर एक क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। और ये इसे किस नाम से कहते हैं, इसे मेयर का नियम भी कहते हैं। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि मेयर का नियम प्रूफ करके दिखाओ या मेयर का नियम लिखो, तो आपको ये पूरी दोनों डेफिनेशन लिखनी है। जहाँ पर आर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा 8.314 यानी गैस का नियतांक है ये, और ये आर एक कांस्टेंट है जो गैस का नियतांक है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कण या निकाय स्वतंत्र की कोटियाँ। इसमें आपकी डेफिनेशन है ये छोटी सी, इसको आपको लर्न करनी है कि यदि किसी निकाय या कण की उन स्वतंत्र चरों की संख्या जो गति की अवस्था को पूर्णतः रूप से निरूपित करे स्वतंत्र की कोटियाँ कहलाती है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से करते हैं, और एफ का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा 3n-c, और n आपका क्या होगा नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल्स, और c आपका क्या होगा नंबर ऑफ कंटेनर्स, यानी इसको आप बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। तो फिर हम इसमें एक छोटा सा नोट है, ये आप नोट कर लीजिएगा कि जैसे कुछ चीज़ें आपकी कई बार होती है कि समझ में नहीं आती, आप पूछते हो कि दीदी ये कैसे होगा ये कैसे होगा, तो आप इसको ये नोट कर सकते हैं कि अणु यदि अगर आपके पास एक परमाणु है तो वो क्या कहलाएगा एक परमाणु यानी मोनोएटॉमिक। यदि आपके पास अणु और 2 परमाणु, यदि आपका जो अणु है वो 2 परमाणु से बना हो तब इस अणु की गैस को क्या कहेंगे आप द्विपरमाणु कहेंगे यानी डायनोमिक गैस। यदि आपके पास अणु और 3 परमाणु हो तो 3 परमाणु कहेंगे यानी ट्री ऑटोमिक। और यदि आपके पास अणु और प्लस कितने हो गए 3 से ज़्यादा हो, यदि आपके पास 3 से ज़्यादा, यदि आपके पास देखो 2 हो तो द्विपरमाणु, और यदि 3 हो तो 3 परमाणु, और यदि 3 से ज़्यादा हो तो क्या कहलाएंगे आपके बहुपरमाणु यानी पॉली ऑटोमिक। ओके स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।